2022 दिसंबर के अंदर प्रदेश की सरकार बनी तो करीब 75-76 हज़ार करोड़ रुपए की देनदारियां जो थी वो थी। देनदारियां तो हमेशा रही और सरकारें हमेशा कर्जा भी लेती रही और सरकारें चलाती भी रही। हाँ, ना पेंशनरों को डरने की आवश्यकता है, ना यहाँ का जो कर्मचारी वर्ग है उसको डरने की आवश्यकता है। और जिस तरह से ये छोटे राज्यों को, पहाड़ी राज्य को कुचलने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार इस देश के अंदर थी, उनकी 40 योजनाओं के नाम सिर्फ इन्होंने बदले हैं। जब आपने ऑपरेशन लोटस कर लिया, हेलीकॉप्टर भेज के कांग्रेस के विधायक जो थे उनको उठा लिया, उनको पार्टी में ज्वाइन कर लिया, और अब जो है जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार उस ऑपरेशन लोटस के बाद उभर के आई है, आज उसके अंदर एक बड़ा जुझारूपन आया है कि अगर आप यहाँ के हितों की आवाज़ नहीं उठा सकते तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, मैं अरुण डोगरा, प्रभारी अनंत ज्ञान समाचार पत्र और अनंत ज्ञान वेब टीवी बिलासपुर। आज हमारे साथ बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के मीडिया विंग के प्रदेश पूर्व प्रवक्ता संदीप संख्यान जी। संदीप संख्यान जी, अनंत ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत। अरुण जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके अनंत ज्ञान के दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और अनंत ज्ञान टीवी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। संख्यान जी, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में, जो कि एक दबाव में है, और साथ ही जो वित्तीय अनुदान घाटा जो केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रदेश कर्जे में दबता जा रहा है, पेंशनर और कर्मचारी रोष में हैं, विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इन सभी सवालों को लेकर हम आज आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वित्तीय स्थिति की, कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति वास्तव में ऐसी है जैसी कि बताई जा रही है, या इसमें कुछ और क्या कहना चाहेंगे? देखिए अरुण जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जहाँ तक प्रदेश सरकार का सवाल है, तो जब 2022 दिसंबर के अंदर प्रदेश की सरकार बनी तो करीब 75-76 हज़ार करोड़ रुपए की देनदारियां जो थी वो थी, और उनके ऊपर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह लगा के ये 91 हज़ार करोड़ रुपए का जो था वो देनदारियां प्रदेश सरकार के ऊपर थी। तो जहां तक आपने की कि घबराने की आवश्यकता है, तो मैं ये समझता हूं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रदेश सरकार जो है वो कांग्रेस की है, और कांग्रेस की जो सरकार है वो हमेशा जनहित के लिए और लोगों के लिए लड़ती आई है, आगे भी लड़ेगी। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि ये जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है, ये जो देनदारियां हैं कोई इस सरकार की तो है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी के भी रहे, कांग्रेस की भी रहे, डॉक्टर परमार रहे, उसके बाद अपने ठाकुर रामलाल जी भी बने, उसके बाद आपके शांता कुमार जी बने, फिर ये धूमल साहब बने, और भी लोग रहे, जयराम जी भी रहे, तो मैं राजा वीरभद्र सिंह रहे, जो बहुत बड़ा स्टॉलवर्ट नेम है। तो मैं ये समझता हूँ कि देनदारियाँ तो हमेशा रही और सरकारें हमेशा कर्जा भी लेती रही और सरकारें चलाती भी रही। तो जहाँ तक आज का जो इस संदर्भ की बात करता हूँ, आज के कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करता हूँ मैं, तो मैं ये समझता हूँ कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो माननीय मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, और प्रदेश के जो उनके जो मंत्रीगण हैं और जो प्रदेश की सरकार है, तो मैं समझता हूँ उन्होंने पहले भी लंबी लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ना पेंशनरों को डरने की आवश्यकता है, ना यहाँ का जो कर्मचारी वर्ग है उसको डरने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, ठीक है, केंद्र सरकार ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है हमारा बंद किया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये बदले की भावना है, भेदभाव की भावना है, और जिस तरह से ये छोटे राज्यों को, पहाड़ी राज्य को कुचलने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है, तो मैं ये समझता हूँ ये सेंटिमेंट लोगों के बीच में चला गया है। लोगों को पता है कि केंद्र सरकार जो है वो छोटे राज्यों को कैसे दबा रही है। मतलब आप ये मानते हैं कि इसमें राजनीति प्रेरित ये सारा कार्य हुआ है और उसी तरह से ये बंद किया गया? हाँ बिल्कुल, ये राजनीति से प्रेरित कार्य है और उसी तरह से इसको बंद किया। आप एक काम आप समझ लीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार इस देश के अंदर थी, उनकी 40 योजनाओं के नाम सिर्फ इन्होंने बदले हैं। अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा मनरेगा का देख लीजिए। मनरेगा का बीवी राम जी कर दिया, और उसके अंदर जो चेंजेस थी, क्योंकि एक रोजगार, रूरल रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले हमने दी
ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, भगवान श्री राम हमारे भी पूजनीय हैं, हम भी हनुमान चालीसा करते हैं, हम भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि क्यों महात्मा गांधी जिन्होंने एक लकुटी और लंगोटी के अंदर इस देश की लड़ाई लड़ी, इस देश के अंदर जागृति लाए, है ना, तो उनको आप महात्मा भगवान राम के बराबर खड़ा कर दिया। तो उसके लिए तो महात्मा गांधी जी के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सेंशलाइज नहीं करनी चाहिए चीज़ें। तो ये बात थी। अब जो भेदभाव की बात आप कर रहे हैं, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी यहाँ पे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आंकड़े देना चाहता हूँ। देखिए, जब 15वां वित्त आयोग था और जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी, तो जो आपका जो फाइनेंशियल ईयर आपका 2018-19 था, तो उसके अंदर 8,849 करोड़ रुपए की ग्रांट इनको मिली, फिर 8271 करोड़ रुपए की मिली, फिर 8062 करोड़ की मिली, फिर 8062 की फिर मिली इनको 2021-22 में, फिर उसको सप्लीमेंट्री ग्रांट भी दिया गया, 11,431 करोड़ रुपए की और ग्रांट दी गई। तो मैं अगर जयराम जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिल सकता है, तो जो 16वां वित्त आयोग है, तो हिमाचल जो है, हिमाचल का जो टेरेन है वो सारा हिली है, 90% टेरेन हिली है। तो और हिमाचल जब बना था 1971 में, तो वी आर हार्डली थैंकफुल टू मैडम गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। उन्होंने कहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नारा क्या था अरुण जी? तो उनका नारा ये था कि स्टेटहुड मारो, हम नहीं लेना चाहते हैं। तो उनके अनुसार जो था कि क्या 90% जो है वो इसका जो खर्चा है वो आपका केंद्र वहन करेगा और 10% आपको अपने संसाधनों से करना पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे, ठीक है, हमने भी खड़ा किया है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर तो है नहीं, यहाँ पे जितना भी है वो कर्मचारी तबका है और उसके हिसाब से प्रदेश चलता है। अब आप ये समझें कि कर्मचारी को जो पैसा मिलता है वो पैसा कोई घर में थोड़ा दबा के रखते हैं, वो जाते हैं, वो पैसा इसी हिमाचल की मार्केट में लगता है और मार्केट चलती है तो उससे बिजनेस भी फ्लरिश होता है, क्योंकि मनी जो है ना एक सर्कुलेशन में रहता है। तो मैं ये समझता हूँ। और तो और जो फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है, जो हिंदुस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर है, ये वहाँ पे भी एक लोकतांत्रिक तरीका जो है, वहाँ उस तरीके के साथ भी बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है, ये उसको भी किल करने की कोशिश की है। अब तो ये है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो आपको पैसा मिलेगा, अगर नहीं देंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है और संविधान का जो धारा आपकी जो है 275 अनुच्छेद 275 के धारा 1 के अंदर ये है, तो उसके अनुसार जो है वो आपको देना पड़ेगा, पैसा जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देनी पड़ेगी और वो उसके ऊपर पूरा हक है। हम कोई केंद्र से भीख नहीं मांग रहे, तो हम तो ये बोल रहे हैं कि कम से कम हमारा हक तो दें। आप जो 17 स्टेट्स की और बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उन 17 स्टेट्स के साथ आप जो हिली टेरेन के स्टेट्स हैं उनको नहीं आप मिला सकते, उत्तराखंड को नहीं आप मिला सकते, आप हिमाचल को नहीं मिला सकते, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को नहीं आप मिला सकते। तो यहाँ का जो सिस्टम है, इकोलॉजी है, वो बड़ी डिफरेंट है। तो मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस इशू पे एक्सपोज हुई है। संख्यान जी, शुरू से देखते हम आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश रही है कि प्रदेश की सुक्खू सरकार को अस्थिर किया जा सके, क्योंकि ऑपरेशन लोटस हुआ, उसके बाद अब ये वित्तीय अनुदान घाटा बंद कर दिया गया है। तो क्या आप मानते हैं कि ये एक चाल है? बिल्कुल ये चाल है। आज भी अगर आप देखें, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनका बयान देख लीजिए, और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, आप उनका बयान भी देख लीजिए। वो जी सरकार अस्थिर है, गिर जाएगी जी, ये हो जाएगा जी, इस तरह से होगा। जब आपने ऑपरेशन लोटस कर लिया, हेलीकॉप्टर भेज के कांग्रेस के विधायक जो थे उनको उठा लिया, उनको पार्टी में ज्वाइन कर लिया, आप उत्तराखंड में उनको रख लिया, तब आप सरकार को नहीं गिरा सके। यहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुए, तो उसके अंदर भी हम पहले भी 40 पे थे, अब भी 40 पे हैं। और अब जो है, जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार उस ऑपरेशन लोटस के बाद उभर के आई है, आज उसके अंदर एक बड़ा जुझारूपन आया है। हमारे हर एक विधायक के अंदर जो है वो बड़ा जुझारूपन आया, कार्यकर्ता के अंदर आया है। तो हम पूरी तरह से विजिलेंट हैं, तो हमें ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह की कोई प्रक्रिया होने वाली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट दी है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उन्होंने कहा है कर्मचारियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, पेंशनरों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी होगा, जो हमारी विकासात्मक योजना है वो सुबह ही दिल्ली से आए हैं, तो जितनी विकासात्मक योजना है उनको हम वैसे ही चलाएंगे। पर अरुण जी, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो हैं, जहाँ पे आज हम बैठ के ये बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ से जो केंद्रीय मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा जी हैं,
अनुराग ठाकुर जी यहाँ से 5 बार के सांसद हैं। इसके अलावा मतलब 3 और लोकसभा के सांसद हैं, अनुराग जी चौथे हो गए, और 3 राज्यसभा के सांसद हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन सांसदों का कितना बड़ा फेल्योर है। प्रश्न कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, प्रश्न ये है कि हिमाचल के हितों की आवाज़ उठाने के लिए जो हिमाचल के लोगों का प्रतिनिधित्व इन्होंने करना है वहाँ पे दिल्ली के अंदर, उसको करने के लिए असफल रहे। तो मैं तो ये भी कहता, मैं तो पिछले उस स्टेटमेंट में कहा कि अगर भैया अगर आप यहाँ के हितों की आवाज़ नहीं उठा सकते तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि कोई ऐसा आदमी तो जाए संसद के अंदर जो हिमाचल की बात उठाए। तो जो ये सामने जो स्थितियाँ दिखती हैं, हाँ, कांग्रेस शालीनता की राजनीति करती है और कांग्रेस ने लार्जर इंटरेस्ट में काम किया, आगे भी करेगी और सरकार पूरी की पूरी तरह से चलेगी। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पेंशनर और कर्मचारियों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात सही है। लेकिन जहाँ तक कर्ज बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे देखिए कर्ज हमेशा बढ़ता रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 1952 के अंदर पहला आम चुनाव होता है और तब से लेके 2014 तक इस देश के ऊपर जो कर्जा था, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो वो जो कर्जा था आपका 55 से 56 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। क्या कारण हुआ कि 2014 में केंद्र में मोदी जी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, और वो जो कर्जा है आपका वो सारा के सारा बढ़ के अब जो है वो 210 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। 150-200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इस देश के अंदर ले लिया गया है। तो क्या केंद्र सरकार ने अपने आप को गिरवी कहीं रख दिया है कि जो जिसका जो बदला है वो अब यहाँ हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों से लिया जा रहा है? अब जो जिस ग्रांट की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात कर रहे थे, ये जो पैसा है हमारा जीएसटी का पैसा है और संसाधनों से पैसा जाता है, ये कोई हम भीख थोड़ा मांग रहे, ये तो हम अपना हक मांग रहे हैं, अपना राइट मांग रहे हैं। तो ये जो पैसा वहाँ से आना था, इसमें 41 और 59% का है। 41 केंद्र ने हमें देना होता है और 59 उनके पास रहता है। लेकिन अगर केंद्र वहाँ से भी मुकर जाए तो मैं ये कहता हूँ कि जो केंद्र की सरकार है उसका तो अगर वो मैन ऑफ वर्ड्स ही नहीं है केंद्र की सरकार। अभी आप आपदा आई तो माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए, उन्होंने 1500 करोड़ रुपए का सबके सामने कहा, घोषणा की। आज वो 1500 करोड़ नहीं। अगर आप प्रधानमंत्री साहब हैं और केंद्र की सरकार, अगर आप मैन अपने शब्दों से ही मुकर जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये कैसी गवर्नेंस है, कैसी गवर्नेंस है ये। तो ये आप लोगों के सामने तो एक्सपोज हो ही रहे हैं, है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि बदले की भावना की राजनीति नहीं होनी चाहिए कम से कम। सरकार, गवर्नमेंट मीन्स की गवर्नमेंट इज नॉट फॉर बीजेपी, गवर्नमेंट नॉट फॉर द कांग्रेस। वंस द गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड, दैट इज फॉर द पीपल। संख्यान जी, पंचायत चुनावों को लेकर कई प्रकार की बातें विपक्ष करता रहा है और अब तो हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवा लिए जाएं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि वर्तमान सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। पंचायत चुनावों को लेकर काफ़ी टेक्निकलिटीज़ हैं जो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो आपका चुनाव आयोग है वो भी तैयार है, सरकार भी चाहती थी कि चुनाव हो। लेकिन देखने की ये बात है कि आपके 3 साल पहले यहाँ पे आपदा आई, तो आपदा आई उसमें 9,900 करोड़, करीब 10,000 करोड़ रुपए का पहली आपदा के अंदर नुकसान हुआ। दूसरी आपदा आई तो उसके अंदर 1500 से 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब तीसरी आपदा आई तो इसमें अंदर भी 3500 से 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी परिस्थिति के अंदर हमें लोगों को घर देने या चुनाव कराने हैं। जो हमने 7 लाख रुपया एक घर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, जिन लोगों के घर उजड़े हैं, जो उनको उनकी प्रक्रिया चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश के अंदर डिसास्टर एक्ट लगा है। तो डिसास्टर एक्ट अगर लगा है तो मैं ये समझता हूँ कि उसके जब डिसास्टर एक्ट लगा है तो इसमें पंचायत चुनाव की जो टेक्निकल जो प्रक्रिया है उसको देखते हुए क्या चुनाव करवाने चाहिए कि नहीं करवाने चाहिए। वैसे तो काफ़ी बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि प्रदेश के अंदर जो है वो चुनाव होंगे, और ऐसा नहीं कि कांग्रेस या सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती, चुनाव कराएंगे, लेकिन जो प्रक्रिया है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। या तो डिसास्टर एक्ट को हटा देते हैं
तो डिसास्टर एक्ट को हटा देते हैं तो ठीक है, ये आम है, फिर तो ठीक है, अभी पूरे के पूरी उस जो आपदा आई उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और सारे लोग सुविधा संपन्न हैं, सुख संपन्न हैं, तो हम चुनाव करवा देते हैं। लेकिन बहुत सी अभी स्नोफॉल भी हुआ है, बहुत सी सड़कें बंद हैं, लैंडस्लाइड हुए, लोगों के घर नहीं है ना, जो आपके रिवर बैंक्स हैं वो टूटे पड़े हैं। तो इन परिस्थितियों को देखने की बात है कि चुनाव इम्पॉर्टेंट है, कि लोगों का बसाव, अच्छे ढंग से बसाव इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी फैसला आएगा प्रदेश सरकार उसके ऊपर जो है वो निर्णय लेगी। संज्ञान जी, इसके अलावा जो कांग्रेस का प्रचार विभाग है, यानी कि जिस तरह से प्रवक्ता या कोई और नियुक्त होते हैं, तो मैं समझता हूं कि भाजपा के मुकाबले बहुत कमज़ोर है। इसका आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो एक सेंटिमेंट्स की राजनीति करते हैं, मुद्दों को उछालने की राजनीति करते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसका लार्जर इंटरेस्ट में क्या, इसका लार्जर लोगों के ऊपर, सबसे जो सघन जो लोग हैं उनके ऊपर जो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। उनको सिर्फ मुद्दा बनाना है और उस मुद्दे को उछालना है। तो ये बात है। जहाँ तक भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ताओं का सवाल है, तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अभी तो संगठन पूरी तरह से बना नहीं है। अभी 1 साल के बाद जो है वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, विनय जी बने हैं। तो और उसके बाद जो है अभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है करीब एक डेढ़ महीना पहले। तो अभी ब्लॉक के भी बनने हैं और बूथ के भी बनने हैं और भी बहुत से, और प्रदेश की कार्यकारिणी भी बननी है। जहाँ तक कांग्रेस के प्रवक्ताओं का सवाल है या कांग्रेस के नेताओं का सवाल है, तो मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस एक शालीनता की राजनीति करती है, कहीं छोटी छोटी ऐसे सेंटीमेंट्स को नहीं हिलाना चाहती जिससे समाज के अंदर अनरेस्ट हो। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो हमेशा ऐसी बात करेंगे जिससे सोसाइटी के अंदर डिवीज़न हो, अनरेस्ट हो, चाहे वो रिलीजन को लेके हो, चाहे वो जाति को लेके हो, चाहे वो क्षेत्रवाद को लेके हो। ये उनका सेंटीमेंट रहता है। कांग्रेस की जो है, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो शालीनता से बोलते हैं, कम बोलेंगे लेकिन बिल्कुल सुदृढ़ बोलेंगे और विचारधारा के ऊपर बोलेंगे, पार्टी की लाइन एंड लेंथ को लेके बोलते हैं। और उसके बाद जो है, और जो पार्टी की, कांग्रेस की जो योजना है उनको लेके बोलते हैं कि हमने उनको ग्राउंड जीरो तक कैसे लेके जाना है ताकि वहाँ पे लार्जर इंटरेस्ट में बेनिफिशियरी हो। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि अभी थोड़ा वैक्यूम लग रहा होगा आपको। कारण उसका ये है कि हमारा संगठन बना नहीं है, प्रवक्ता भी नियुक्त नहीं किए गए हैं। तो जैसे ही वो बनेंगे तो मैं समझता हूँ कि योजनाओं को लेके, विचारधारा को लेंगे, पार्टी की लाइन एंड लेंथ को लेके जो है कांग्रेस एक शालीन तरीके से एग्रेशन में आएगी। संख्यान जी, प्रदेशाध्यक्ष विनय जी ने बहुत अच्छी बात ये कही है, जो कि हमें भी ठीक लगी, कि इस बार संगठन में उन लोगों को काम दिया जाएगा जो वास्तव में काम करते होंगे। चलो, मैं इसके लिए विनय जी का भी आभारी हूँ, और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, है ना, सोनिया जी, प्रियंका जी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मैं इन सब का कि अगर इन्होंने जो मंथन किया है, जो संगठन सृजन को लेके, जो जिस मंथन से जो लोग निकाल के सामने आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह का विचार जो है अगर पार्टी के अंदर पनपा है तो उससे 2 चीज़ें होगी। एक तो अच्छे लोगों को मौका मिलेगा जो पार्टी के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरा ये होगा कि बहुत से लोग सरकार के साथ आते हैं और फिर सरकार के साथ जब सरकार नहीं होती तो वो चले जाते हैं। तो वो एक, जिसको कहते हैं, वो एक अलग जमात है, वो चाटुकारों वाली जमात है। तो मैं कहता हूँ कि अगर ऐसे कर्मठ लोगों को पार्टी संगठन में मौका मिलता है तो मैं ये समझता हूँ कि संगठन बहुत अच्छे से चलेगा, और जो संगठन की विचारधारा है, योजना, पॉलिसीज़ हैं, वो सब लोगों तक जाएंगी कि कांग्रेस सोचती क्या है, कांग्रेस ने इतिहास में क्या किया, कांग्रेस का आने वाले समय के अंदर जो है लोगों को लेके विज़न क्या है। तो इसके लिए विनय जी, आपने बहुत बढ़िया बात करी है। और माननीय मुख्यमंत्री तो बड़े ज़मीन से निकले हुए नेता हैं, छात्र राजनीति से निकले हैं, है ना। उन्होंने काउंसलर के चुनाव भी लड़े, उन्होंने फिर विधानसभा के भी चुनाव लड़े, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, यूथ कांग्रेस में भी बड़ा अच्छा अनुभव उनका है, अब सरकार में भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि हाँ, और वो पारखी भी हैं, ऐसा नहीं है वो पारखी नहीं है, वो चाहते भी हैं कि जो आदमी काम कर रहा है, और अब तो उनका पॉलिटिकल विज़न काफ़ी स्ट्रांग भी हुआ है। उसका कारण ये है कि एक्सपीरियंस, अनुभव जैसे जैसे होता है आदमी को, तो पॉलिटिकल विज़न जो है वो स्ट्रांग होता है। उनको पता लग जाता है कि कौन आदमी सरकार आने पे आते हैं और कौन आदमी सरकार जाने पे बाहर चले जाते हैं। तो उनको पता है कि वो पर्टिकुलरली कौन आदमी जो है वो पार्टी के साथ चलेंगे, कर्मठ रहेंगे और पार्टी के प्रति वचनबद्ध रहेंगे और प्रतिबद्ध रहेंगे।
तो वो मैं समझता हूँ कि दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन इस प्रदेश के अंदर है। संख्यान जी, अनंत ज्ञान में आप आए और आपने चर्चा की, आपका बहुत बहुत आभार। जी, आप लोगों आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपको आपने मेरे को बुलाया चर्चा के लिए। मैं अनंत ज्ञान टेलीविज़न को मैं ये समझता हूँ कि अनंत ज्ञान टेलीविज़न जो है, वो आगे तक खूब व्यूअरशिप लेके जाए, काफ़ी इसके अंदर जो है और इसी तरह से मुद्दे उठाते रहें, चर्चा ऐसे होती रही। मेरी शुभकामनाएँ आपके मैनेजमेंट को भी, आपको भी और अनंत ज्ञान टीवी को भी और आपके दर्शकों को एक बार से फिर से प्रणाम और नमन। धन्यवाद सर।